सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट जो अभी सेमेस्टर 2 में चल गए हैं, आज आप लोगों को कॉर्पोरेट लॉ पढ़ाने जा रहे हैं। ये कॉर्पोरेट लॉ की पुस्तक आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये कॉर्पोरेट लॉ की पुस्तक है। ये चूँकि फ्रंट कैमरा है इसलिए उल्टा दिख रहा है। इसमें ये किताब है जिसमें कॉर्पोरेट लॉ पढ़ना है, जिसे हम लोग हिंदी में निगमित विधि कहते हैं। ये इस पुस्तक को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। बता दें कि इस पुस्तक का नाम निगमित विधि यानी कि कॉर्पोरेट लॉ है। आज इस पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे, उस पुस्तक को पढ़ने से पहले इस किताब का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट लॉ का मतलब क्या है, ये हमें समझना ज़रूरी है। इसलिए इस कॉर्पोरेट लॉ को समझने के लिए हम इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग कॉर्पोरेट, जिसे हम लोग हिंदी में निगमित कहते हैं, तथा दूसरा भाग लॉ, जिसे हम लोग नियम या कानून कहते हैं या विधि कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इसे हम दो भागों में बांट रहे हैं। मैंने फिर से कहा कि आप लोगों की जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है कॉर्पोरेट लॉ, जिसे आप नोट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉ, जिसे हम लोग हिंदी में निगमित विधि कहते हैं। आज हम इस निगमित विधि का, निगमित यानी कि कॉर्पोरेट और लॉ, ये दो चीज़ों को जानने वाले हैं। लेकिन इन दोनों में हम सबसे पहले लॉ के बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग लॉ को हम लोग नियम, कानून या विधि के नाम से जानते हैं। आप लोग इसकी चैप्टर में लॉ को विधि के नाम से जान रहे, इसलिए इस किताब का नाम निगमित विधि रखा गया। अब हम यहाँ जानें कि विधि या कानून का मतलब क्या होता है। तो साधारण शब्दों में विधि का अर्थ नियम या कानून से होता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि भाई यह नियम या कानून क्या होता है। तो आइए हम इसे कुछ उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम यह मान लें कि जब हम घर में अकेले होते हैं तो हम कैसे बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। मन में जैसा सोच आया उसी तरह का हम आचरण और व्यवहार करते हैं। परंतु ठीक उसी समय जब हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है या कोई व्यक्ति आ जाते हैं तो मेरा आचरण और व्यवहार स्वतः ही चेंज हो जाता है। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि अब वही व्यक्ति या वही बच्चा जब घर से निकलकर स्कूल जाता है तो क्या स्कूल जाने के बाद उस बच्चे का आचरण और व्यवहार घर के जैसा ही होता है? क्या वह घर में जिस तरह से उठता है, बैठता है, रहता है, सोता है, क्या उसी तरह के व्यवहार वो स्कूल में जाकर करता है? तो आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि घर में रहने के नियम, आचरण और व्यवहार अलग हैं और स्कूल और कॉलेज में रहने के, पढ़ने के व्यवहार और तरीके अलग हैं। अब मैं आपसे बात करूँ तीसरा उदाहरण कि अगर वही व्यक्ति कोई सामाजिक समारोह में जाता है जहाँ पर समाज के अनेक लोग वहाँ पर होते हैं, तब भी क्या उस व्यक्ति का आचरण और व्यवहार वैसा ही होता है? आप जवाब देंगे नहीं। तो इस तमाम उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का हर एक अलग अलग जगहों में व्यवहार अलग अलग होता है। जब वो घरों में रहता है तो उसका आचरण और व्यवहार अलग होता है। जब वो स्कूल और कॉलेज में जाता है तो उसी व्यक्ति का आचरण और व्यवहार अलग हो जाता है। और जब वह समाज में जाता है तो समाज में भी उन व्यक्तियों का आचरण और व्यवहार अलग हो जाता है। इन तमाम उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह का आचरण और व्यवहार करता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम सभी मनुष्य हैं, जानवर नहीं। क्योंकि जानवर के कोई नियम और कानून नहीं होते, परंतु मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में विभिन्न व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर रहता है और उसे इतना सोचने समझने की शक्ति होती है कि हमारे व्यवहार ऐसे हों जिससे किसी भी तरह का परेशानी अन्य व्यक्तियों को ना हो। इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में ही रहकर अपना जीवन बसर करता है। मनुष्य समाज में ही अपने तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समाज में ही उसका लालन और पालन होता है। इस तरह से देखा जाए तो मनुष्य समाज में रहते हैं तो मनुष्य समाज में दो तरह के काम करते हैं। मनुष्य पहला काम या ऐसा कार्य या उसके द्वारा किया गया ऐसा आचरण और व्यवहार जिसे
जिससे किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं होती है। मनुष्य के द्वारा किए गए ऐसा काम जिससे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, अतः वैसे काम को करने के लिए व्यक्ति स्वच्छंद होता है और इसके लिए कोई नियम और कानून नहीं होता है। परंतु दूसरी ओर जब हम आएंगे तो हम पाते हैं कि कभी कभी मनुष्य के कुछ ऐसे आचरण और व्यवहार होते हैं जो कि किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ देता हो, किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता हो, या उसके आचरण और व्यवहारों को मनुष्य के द्वारा परेशानी होती है, तो ऐसे काम को वह स्वच्छंद तौर पर स्वतंत्र होकर नहीं कर सकता है। और ऐसे ही कार्यों के लिए, उसके रोकथाम के लिए सरकार ने एक नियम बना रखा है, और यह नियम जिसे प्रत्येक व्यक्ति को मानना पड़ता है। जो व्यक्ति उस नियमों से ऊपर नहीं जा सकता है, उन नियमों को ही हम संविधान या कानून कहते हैं या नियम कहते हैं। वही कानून और नियम जब लिख दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो वह संविधान बन जाता है। आइए अब हम इसे फिर से सारांश के तौर पर समझाते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में ही रहकर अपने तमाम कार्यों को करता है। मनुष्य समाज में रहकर दो तरह के कार्य करते हैं। मनुष्य का पहला ऐसा काम जिससे किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई भी नुकसान, हानि या परेशानी नहीं होती है, जैसे व्यक्ति का हंसना, उसे स्वयं का सुरक्षित रखना, खेलना कूदना। मनुष्य के कुछ ऐसे कार्य हैं जिससे किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती है, और ऐसा काम मनुष्य स्वतंत्र होकर करता है। लेकिन कभी कभी मनुष्य समाज में ऐसे भी काम करते हैं जिससे दूसरे मनुष्यों को नुकसान पहुंचता है, जैसे चोरी करना, किसी को मारना पीटना, किसी को सताना, किसी को हानि कर देना। तो ऐसे कार्य समाज में सही नहीं माने जाते हैं और वह सामाजिक कार्य नहीं होता है। तो ऐसे में क्या समाज रह पाएगा? अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वतंत्रता के आधार पर जीने लगे, हर एक व्यक्ति अपने जीवन का तरीका स्वयं निर्धारित करे। सड़क पर चलने के लिए प्रत्येक व्यक्ति कहेगा भाई हमको जैसे चलना है वैसे चलेंगे, हम किसी भी सामान को छीन लेंगे, किसी के घरों में हम जाकर के जबरन अगर उस पर अधिकार जमा लेंगे, तो क्या ऐसी स्थिति में मनुष्य समाज में रह पाएगा? और तब क्या हम उसे मनुष्य कहेंगे? नहीं, तब हम इसे जानवरों की भांति मानने लगेंगे। अतः इन तमाम चीज़ों से, उदाहरण से स्पष्ट हो गया कि मनुष्य को कुछ ऐसे आचरण और व्यवहार हैं जिसे समाज में रहते हुए करना ही पड़ता है, और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो सरकार ऐसे लोगों के लिए नियम बनाए हैं, और इस नियमों का उल्लंघन करने पर उसे सज़ा मिलती है। तो ऐसे नियमों को ही हम कानून कहते हैं, और जब इन नियमों और कानून को सरकार द्वारा लिखित रूप प्रदान कर दिया जाता है तो हम उसे संविधान कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया कि भाई कानून क्या होता है। अब इसी को मैंने आपको, चूँकि मैंने ये स्पीचेस दे दी, अब आपको इसे नोट भी करना पड़ेगा। तो नोट करने में चूँकि आपको परेशानी होगी, बार बार मेरे स्पीचेज को सुनना पड़ेगा, इसलिए अभी मैंने जितनी भी चीज़ों को पढ़ाया है मैं अभी उसे नोट कर दिया हूँ। अब मैं उस नोट पढ़कर सुनाता हूँ और उसको देखकर आप नोट तैयार कर लेंगे। तो मैंने फिर से बता दूं कि आज जो आप किताब पढ़ने जा रहे हैं उस किताब का नाम क्या है? निगमित विधि, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट लॉ। मैंने इसे दो भागों में बांट दिया। पहला कॉर्पोरेट मतलब निगमित, और दूसरा लॉ। आज के क्लास में मैंने आपको लॉ समझाने की कोशिश करी और उम्मीद है कि लॉ क्या है ये समझ में आ गया। मैंने इसे मौखिक तौर पर समझा दिया है और अब मैं इसे आपको लिखित तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लिखित अगले वीडियो में आपको देखिए।